तो तुम लोगों के सामने अभी एक सवाल है, उसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, सवालों को वैरायटी में अगर सॉल्व करोगे तो देखो धीरे धीरे बनाना सीखोगी। ठीक है, और अगर मान लेते हैं इस तरीके क्या रखोगे एटीट्यूड की नहीं, हम लोग तो एक ही टाइप के सवाल करेंगे जो अभी तक करते आए हो, तो वो पेपर में बनने भी नहीं वाला, उससे कुछ होने नहीं वाला। बेसिकली आगे देखो अभी क्या बोला जा रहा है आपको। एक रिएक्शन है N2 और H2 के बीच में, तो ऑब्वियसली N2 और H2 आपके रिएक्ट करके अमोनिया ही फॉर्म करेंगे, है ना। अच्छा, अब ये N2 और H2 ने आपका रिएक्ट किया, अमोनिया फॉर्म किया। अब वो ये कह रहा है कि जब N2 और H2 को रिएक्ट करवाया जा रहा था तो रिएक्शन के दौरान N2 की क्वांटिटी 1 और H2 की क्वांटिटी आपकी 3 दी हुई थी, मतलब 1:3 का रेशियो उन्होंने लिया है, रेशियो नॉट 1:3। अब ये तो पूरी दुनिया को पता है कि अगर वो रेशियो 1:3 लेट से नहीं लिया होता तो भी अगर N2 और H2 को रिएक्ट करके NH3 बनाना है तो 1:3 के रेशियो में ही रिएक्ट करता, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, अब यहाँ पे बात ऐसी होती है कि ये जो उनका रेशियो होता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जिस रेशियो पे उसके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो फिक्स होता है रिएक्शन के थ्रू आउट, यानी कि इक्विलिब्रियम में भी वो 1:3 का रेशियो फॉलो करेंगे, रिएक्शन के स्टार्टिंग में भी वो 1:3 का रेशियो फॉलो करेंगे, रिएक्शन अगर समाप्त होने में आ गई है तो भी वो उसको फॉलो करेंगे, हमेशा, मतलब हमेशा। ठीक है, वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में अगर किसी रिएक्शन को पढ़ रहे हो तो भी वो उस रेशियो को फॉलो करेंगे, या हमेशा वो उस रेशियो को फॉलो करते हैं। और अच्छा, अभी सबसे बड़ा मजाक यहाँ पे देखो ये है कि आपको इक्विलिब्रियम पे आपको ये प्रोडक्ट यानी कि NH3 का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो ये तो मतलब लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ सीखी थी वो ये सीखा था कि अगर आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दी हुई हो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आज जो हम लोगों ने चीज़ देख ली वो ये है कि इक्विलिब्रियम पर अगर आप लोगों को कंसंट्रेशन छोड़ो मोल फ्रैक्शन दिया है तो अब कैसे करना है। यहाँ पे हमारी गाड़ी अटक गई तो अब क्या आगे कैसे बढ़े। तो अब इसमें आगे बढ़ने के लिए देखिए जरा कैसे काम चलेगा। सबसे पहले ये दिमाग में हमेशा याद होना चाहिए कि जो ये रेशियो होता है, जिस रेशियो पर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, वो मोलर रेशियो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट मेंटेन रहता है। ठीक है, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने रिएक्शन ली, रिएक्शन की स्टार्टिंग में N2 और H2 के रिएक्ट होने का रेशियो 1:3 था और बाद में रिएक्शन के बीच में कहीं 1:5 हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो मेंटेन थ्रू आउट, यानी कि वॉल्यूम में भी वो चीज़ आप पैटर्न फॉलो करोगे। ठीक है, मोल्स में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन में भी वही सेम पैटर्न फॉलो होगा। हमारी अब तक आदत कैसी रही है, हम इनिशियल मोल्स लेकर काम करते हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। इन्हें फिर कैसे सॉल्व करेंगे, पहली बात तो ये याद रखो आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका, आपके प्रोडक्ट का। और ये जो मैं बोल रही हूँ कि मोलर रेशियो विल बी मेंटेन थ्रू आउट, बट किसके केस में, रिएक्टेंट के केस में, क्योंकि मोलर रेशियो आपको रिएक्टेंट का दिया हुआ है ना, N2 और H2 का, प्रोडक्ट का नहीं दिया हुआ है। तो हमारी पूरे क्वेश्चन की जो प्लानिंग है वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो पहले तो ये ध्यान रखते हैं कि मोल फ्रैक्शन आपको इक्विलिब्रियम पे दिया है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर दिया है तो इक्विलिब्रियम पे 3 चीजें हैं, N2 H2 NH3, तीनों का मोल फ्रैक्शन ऐड अगर आपने किया तो 1 आएगा। इतना बेसिक्स तो आना चाहिए पहले चैप्टर से रिलेटेड। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ मोल फ्रैक्शन यानी कि X ऑफ रिएक्टेंट में आपका N2 और H2 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये वाली चीज इक्वल टू आ जाएगी 1। अब प्रोडक्ट यानी कि NH3 और NH3 का मोल फ्रैक्शन दिया है 0.1, सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन आपके जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बाबा का कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन रिएक्टेंट का कितना आ गया, 0.9। अब मैंने रिएक्टेंट का ही क्यों निकाला, क्योंकि मुझे मोलर रेशियो 0.9 दिया, मोलर रेशियो मुझे N2 और H2 का दिया और N2 और H2 मेरे रिएक्टेंट्स हैं। अब ये जो मेरे पर रिएक्शन दी हुई है कौन सी, आपकी N2 प्लस 3H2 और इक्विलिब्रियम में है 2NH3 के साथ। हमारी आदत कैसी है कि हम इनिशियल मोल्स अज्यूम करते हैं, है ना, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग इनिशियल मोल्स अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इनिशियल मोल्स अज्यूम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सीधा काम करेंगे कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती तो इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन कितना कितना होता।
पहली ही लाइन मैंने क्या लिखी थी कि 1:3 का ऑर्डर हमेशा फॉलो होगा रिएक्टेंट्स में। तो अगर मैं मानकर चलूं कि इक्विलिब्रियम पे N2 के A मोल्स थे, सॉरी A मोल फ्रैक्शन था, तो H2 का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3A। प्रोडक्ट के बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर रहे, कैनॉट कमेंट। वैसे तो दिया हुआ है कितना होगा 0.1 दिया हुआ है ना कि ये कितना होगा 0.1 होगा ये मोल फ्रैक्शन, ये तो गिवन पार्ट है। बट N2 और H2 को मैंने A मान लिया और मैंने 3H2 को क्या मान लिया आपका 3A। ये किसके बारे में कमेंट कर रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम पे उनके मोल फ्रैक्शन के बारे में। अच्छा, अब ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन और ये जो नीचे तो तुमने जो लिखा है इसको देखो जरा। तो इस वाली इक्वेशन नंबर 1 और इस आपके इस कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 से क्या अपन ये चीज नहीं लिख सकते कि आपके पास A प्लस 3A इक्वल टू 0.9 दिया है, यानी कि 4A इक्वल टू 0.9 है। तो A की वैल्यू आ जाएगी 9/40, ठीक है, जितना भी हो ये आ जाएगा 9/10 और ये 9/40। ये आ गए हमारे पास A, जहाँ पे A का मतलब क्या था N2 के मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, N2 के मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम पे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम, पूरी बातचीत किस पे चल रही है इक्विलिब्रियम पे, कितने आ गया 9/40। वैसे ही H2 के मोल फ्रैक्शंस इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे 3 टाइम्स ऑफ A, यानी कि 27/40। और NH3 के मोल फ्रैक्शन तो ऑलरेडी आपको इक्विलिब्रियम पे पहले से क्वेश्चन में दिए हुए थे, यानी कि 0.1, ठीक, यानी कि 1/10। तो तुम ये समझो कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन जो हमको प्रोडक्ट का दिया हुआ था, जिससे हम लोगों को बाकी, ठीक है, N2 और H2 के मोल फ्रैक्शंस भी निकालने थे, हमने किस तरीके से निकाले। अगर आपको ये मोलर रेशियो नहीं दिया जाता है तो आप रिएक्शन को बैलेंस करो, बैलेंसिंग के बाद भी तो आपको दिख ही रहा था कि 1:3 का रेशियो वो फॉलो कर रहा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को बोला है, उसने आपको दिया है कि टोटल प्रेशर इस रिएक्शन का 100 ATM है और आपको केसी निकालना है। केसी तो देखो यार दूर की बात है, पहले तो केपी के लिए सोचते हैं। तो केपी हम निकालते कैसे, केपी कैसे निकालोगे, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ठीक है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ P0 ऑफ NH3, ये उसका ऊपर में आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ आपका H2 और यहाँ पे ऊपर में क्यूब। ये मैंने आपकी इक्वेशन लिख दी। अभी ये पार्शियल प्रेशर NH3 का कैसे निकलेगा, आप लोगों के जितने भी मोल्स हैं, जैसे कि 0.1 उसके मोल फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, आई थिंक 100 दिया हुआ है ना, हाँ 100 ATM दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया 100 और ये उसके ऊपर में स्क्वायर आ गया, चलो ठीक है। अपॉन में N2 पे मोल फ्रैक्शन कितने हैं, N2 के मोल फ्रैक्शन 9/40, ठीक है। तो ये 9/40 और मल्टीप्लाई में कितना 100। वैसे ही यहाँ पे H2 का कितना है 27/40 उसका मोल फ्रैक्शन था, मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर वहाँ पे ऊपर में क्यूब। अब तुम्हें यहाँ से कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो 0.1 इंटू 100 जो कि 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो वो 100 आ जाना है, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का 100 और नीचे में 900/40 ऊपर के 0 अगर मैं काट दूं तो ये हो जाएगा 90/4। अच्छा, मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा, ये 0 गया तो 270/4 और ऐसे में ये 270/4 और यहाँ पे ये 270/4। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल गई। अब देखो डिनोमिनेटर में आपके पास कितने 4 क्रिएट हो गए 4, तो 4 4 16 और सॉरी डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 का जो क्यूब होता है वो तो तुम्हारा 64 हो जाता है और 64 को अगर तुमने 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो जाएगा 4 4 16, एक मिनट, 64 मल्टीप्लाई बाय 4, हाँ 256। अब 256 सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा तुम लोगों के, तो 256 को उठा के फेंक दो ऊपर। अच्छा, तो ये वाली चीज़ कितनी हो गई 25600 अपॉन में, अब ये 90 27 270 270 270। अच्छा, इसको कैसे करें, इस 270 को मैं 90 इंटू 3 कर देती हूँ, इस 270 को मैं 90 इंटू 3 कर देती हूँ, इस 270 को मैं 90 इंटू 3 कर देती हूँ। तुम चाहो तो मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, मेरा तरीका है अपना काम करने का। 9 का जो क्यूब होता है, ठीक है, 9 का क्यूब होता है आप लोगों का ये 729, ठीक है। और 729 को अगर मैं फिर से 9 से उसकी 4th पावर अगर मैं कैलकुलेट करूँ
तो वो हो जाता है 6561 और कितने जीरोस क्रिएट होंगे उसके साथ, 4 जीरोस क्रिएट होंगे, है ना, ये वाली चीज ये आ गया आप लोगों के पास, बराबर। अच्छा अब बचता है वो 3, तो 3 का तो देखो बहुत ही 4 जीरोस की 3 जीरो नहीं 4 जीरो बराबर, और उसके बाद 3 का क्यूब 27 और 27 को 3 यहाँ तो एक ही है, तो ये आ गया 27। ये है कैलकुलेशन, ये जितने जीरो कटते हैं उसे काट दिया। और अब कैलकुलेशन करने गए तो मैं तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये केपी आया है 256 अपॉन में 656100 इंटू में 27, और क्वेश्चन में हमको पूछा गया है केसी, तो केपी इक्वल टू केसी और आरटी की पावर में होता है डेल्टा एनजी। तो यहाँ पे रिएक्शन तुम देख लो और बताओ यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना होगा, डेल्टा एनजी -2 होगा, ये आरटी की पावर में -2। अच्छा तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे, तो केसी आरटी की पावर -2 है, यानी कि आरटी के ऊपर में स्क्वायर है इस तरीके से। तो अगर मुझे केसी निकालना है तो केसी कैसा आएगा, जो भी केपी की वैल्यू आई है मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का आर स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, यही वाला है एकदम कंसेप्ट। अच्छा केपी की वैल्यू कितनी है 256 अपॉन में 656100 इंटू 27। अच्छा अब आर की वैल्यू जो है 0.0821 आप ये पुट कर सकते हो, बट तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें एक गुजरे ज़माने में ये भी बताया था कि कैलकुलेशंस के लिए आप कभी कभी अपनी आर की वैल्यू को ये भी पुट करके देखा करो 1/12, ठीक है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो 1/12 टेम्परेचर कितना दिया होता 500 केल्विन पे काम चल रहा है 500 और ये स्क्वायर। अच्छा तो अब जब तुम 500 वगैरह ये सब स्क्वायर वगैरह करोगे 2 बार वो सब चीज़ें रहेंगी, तो लिख लेते हैं उसको बेसिकली हम लोग 2 बार, ठीक है, इंटू में 1/12 और इंटू में 500। क्या क्या कट रहा है, ये 2 जीरोस तो देखो पहले ही गए, ठीक है। अच्छा और उसके अलावा 256 और 12 ये सब जितना काट सकती हूँ मैं काट दे रही हूँ, बात की कैलकुलेशन तुम्हारे लिए अपन कैलकुलेटर से देख लेंगे। 2 6 और यहाँ पे आ गया 250, ये हो गया 3, यहाँ पे आ गया 125। और कैलकुलेशंस कहीं जा रही हैं नहीं, ये तो नहीं जाएगा, ये 12 के टेबल में अगेन यहाँ पे 6, ये आ जाएगा 1 और 2 8 128, यहाँ पे 3 और यहाँ आ जाएगा आपका 64। तो अब चीज़ें क्या हुई तुम्हारे पास 64 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 125, ये न्यूमरेटर में बचा, डिनोमिनेटर में 6561 इंटू में 27 इंटू में 3 इंटू 3 ये हो गया 9, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिएट हो गया, बस अब ये वाली कैलकुलेशन तुम कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाना है और मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा। ऐसे 64 इंटू 5 दैट विल बिकम 320 और मल्टीप्लाई में 125 करना है। तो देख लेते हैं एक बार क्या रहती है कैलकुलेशंस। 320 मल्टीप्लाई बाय 125 जैसे 40,000, तो इसको उठा के लिख दो 40,000 40,000। अच्छा 27 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये वाली चीज़ तो तुम लोगों के पास आ जाएगी 243, और 243 को 6561 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6561 मल्टीप्लाई बाय 243, तो अरे बाप रे 15,94,323 15,94,323, इतनी बड़ी डिजिट। अब इतनी बड़ी डिजिट को डिवाइड करना है 40,000 से, तो ऑब्वियसली कि आंसर तो 1 से भी छोटा ही आना है। कितना आया था हमारा 15,94,000 और 383 ऐसी कुछ था, ठीक है। तो आंसर विल बी 0.0025। दिस इज माई केसी, ये मेरा केसी है 0.0025, ये हमारा केसी है ये वाला, ठीक है। ये देखो तो 0025 नहीं है, सिर्फ आपका 25 है, ये इस तरीके से ये आ गया केसी। तो पहली बार जेडबलई के पेपर में आई डोंट थिंक सो कि इतने लंबे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा देखो तुमसे केपी निकलवाएंगे या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज़ देंगे जिन वैल्यूज़ में इतने गंदे नंबर्स नहीं आते हो, ठीक है, जिसमें फटाफट कैंसिलेशन होती है। जैसे मान लेते हैं कल को टेम्परेचर उन्होंने कुछ ऐसा दे दिया कि जो 1/12 और ये टेम्परेचर टी आपका कैंसिल आउट होता हो, है ना, ऐसा कोई नंबर दे दिया उन्होंने। कोई ऐसी रिएक्शन दे दी जिसके लिए डेल्टा एन जी की पावर 0 हो जाती हो, तो अगर डेल्टा एन जी की पावर 0 हो गई तो केपी और केसी आपस में इक्वल हो गए, ऐसा कुछ दे देंगे। इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन करना नहीं सीखा,
इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि कल को अगर मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन से काम बढ़ाना कैसे। तो बेसिकली आपके लिए जो लर्निंग पोर्शन था अभी इस एग्जाम्पल से, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का था, बस खत्म, और कोई आपका लर्निंग पोर्शन नहीं था। बाद में तो तुम खुद ही प्रो हो काम करने में। तो ये हम लोगों का एक टाइप डन। कल हमने क्या सीखा था, मोल फ्रैक्शन अगर दिया हो इक्विलिब्रियम पे तो कैसे काम करेंगे, और अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया है वो भी किसका, आपके वन ऑफ द प्रोडक्ट का। हाँ, अब इसमें एक इंसान को डाउट आ सकता है कि अगर मैडम वहाँ पे 2 प्रोडक्ट होते और किसी एक का ही दिया होता तो देखो फिर तो बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती हैं। फिलहाल जिस टाइप के सवाल आपके सामने आते जा रहे हैं उन टाइप के एक सवालों के साथ काम करना सीखो, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उस टाइप के सवालों में भी, वो भी सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लेवल की लगेगी और कुछ नहीं। अब जैसे ये वाला सवाल है, आपके पास 1 लीटर फ्लास्क दिया हुआ है, ठीक है, उस 1 लीटर फ्लास्क में 1 मोल A2 को रखा गया है। अब उसी फ्लास्क को आपने एक दूसरे फ्लास्क से कनेक्ट किया जिसकी वॉल्यूम 2 लीटर है और उसमें आपने B2 को रखा हुआ है। अच्छा, B2 के मोल्स नहीं दिए हैं क्या इस क्वेश्चन में, कि मैं लिखना भूल गई हूँ, नहीं B2 के मोल्स दिए होने तो चाहिए, चलो ठीक है, नहीं दिया, बाद में देखेंगे। सेम टेम्परेचर प्रेशर में है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे वो ये कह रहा है कि ये जो AB2 है, AB2 यानी कि प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन 0.4 मोल लीटर इनवर्स। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। और हाउ मेनी मोल्स ऑफ AB2 शुड बी एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A2 बाय 10%। A2 की कंसंट्रेशन आपको कितने से बढ़ानी है, 10% से, ठीक है। अब आगे क्या करें बताओ। तो सबसे पहले शांति, हम लोगों को इनिशियल मोल्स अज्यूम करने हैं। अब इनिशियल मोल अज्यूम करने से पहले हम डायग्राम देखो क्रिएट कर लेते हैं। ये आपके पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क की कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम आपको दिया है 1 लीटर, इसमें रखा गया है A2 को, और A2 के जो मोल्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, मोल्स ऑफ A2 इक्वल टू कितना, 1। इसको कनेक्ट किया गया है एक दूसरे कंटेनर से। अब ये जो दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर की कैपेसिटी है 2 लीटर, इसमें रखा गया है B2 को। क्वेश्चन में आपको B2 के मोल्स नहीं दिए हैं, लेकिन अगेन अपनी छोटी सी खोपड़ी चलाओ। A2 और B2 जब इक्विलिब्रियम मेंटेन किए तो 1:2 के रेशियो में मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर A2 का मोल 1 होगा तो B2 का मोल कितना होगा, 2, ठीक है। अब इसमें किसी इंसान का दिमाग ऐसे भी चल सकता है नहीं कि अगर B2 अगर एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो देखो, अब ऐसे में हम लोग फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपको कुछ अजम्पशंस तो लेने ही पड़ेंगे कि अच्छा कि इनिशियल मोल्स, फिर इसके आप इसके रेशो के हिसाब से लेकर चलो कि जितना रेशो में वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, बस बात खत्म, ठीक है। फिर एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाला फंडा मत अप्लाई करना। तो हमें इनिशियल मोल्स के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग कंटेनर में रखे, बीच में नॉब लगी हुई थी, बट हुआ कैसा कि आपने ये नॉब हटा दी तो ऑब्वियसली गैसेस आपस में मिक्स होना शुरू होंगी, और जब गैसेस आपस में मिक्स होंगी तो A2 और B2 ने आपस में रिएक्शन किया, और इनकी रिएक्शन की वजह से AB2 बना, यानी कि अब कंटेनर में AB2 है, लेफ्ट के कंटेनर में भी AB2 है, राइट के कंटेनर में भी AB2 है। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पे अब AB2 को रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ना तो 1 लीटर है ना तो 2 लीटर है, अब यहाँ पे वॉल्यूम 3 लीटर है, क्योंकि AB2 जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों कंटेनर में है ना, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया। अब पहले तो रिएक्शन को उठाते हैं, उसमें इनिशियल मोल्स लेते हैं और फिर आगे और काम बढ़ाते हैं। तो कैसा है, आपके पास A2 प्लस 2B2 ये इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, आपके AB2 के साथ। रिएक्शन जब हमारी T इक्वल टू 0 पे है तो A2 के मोल्स आपके पास कितने हैं, 1, B2 के मोल्स कितने हैं, 2, हमने रेशो के साथ काम किया है। AB2 उस वक्त ऑब्वियसली 0 रहा होगा। अब आपके पास इक्विलिब्रियम आ गई, इक्विलिब्रियम में 1 में से कुछ x गया होगा, यहाँ में 2 में से आपका 2x गया होगा, और यहाँ पे x आपका बना होगा, ठीक है। यहाँ तक कहीं मैंने रिएक्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ बैलेंस नहीं है रिएक्शन, ये आएगा 2x। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसका गिवन वगैरह समझते हैं क्या है। तो आ जाओ अपने ऊपर क्वेश्चन में। यहाँ तक की तो जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो डायग्राम बनाने के लिए थी, जिसको हमने यूज़ कर लिया।
इक्विलिब्रियम पे आते आते Ab2 बाबा जी का मोलर कंसंट्रेशन 0.4 दिया है। ठीक है, क्या कहा, इक्विलिब्रियम पे आते आते हम लोगों को मोलर कंसंट्रेशन Ab2 का कितना दिया है, 0.4 बराबर है। क्या ये बात समझ में? मोलर कंसंट्रेशन Ab2 की कितनी दी हुई है, 0.4। ठीक है, क्या ये बात छोटे से हम लोगों के दिमाग में जा रही है? अच्छा, अब आगे कैसे गाड़ी बढ़ाएं? तो अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसंट्रेशन निकालते कैसे? तो कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम से डिवाइड करके ही निकालते हैं, बराबर। हाँ ठीक है, तो अब सोचो, मैं को फिलहाल Ab2 के रिस्पेक्ट में मैं पूरी कहानी सोच रही हूँ, देखते हैं। ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 3, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम पर Ab2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Ab2 एट इक्विलिब्रियम कितनी है आपके पास, ये है 2x बाई 3। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यही कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर आपके पास कितनी है, ये है 0.4। तो यहां से मुझे कम से कम x मिल जाएगा मेरा, यहाँ पे कम से कम मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, इक्वेशन पे x मिल जाना है। तो 2 यहाँ से x की वैल्यू आ जानी है आपके पास 0.6 बराबर है, 2 1 जा ये 0.2 और ये आपका आ गया 0.6। समझ गए? अब देखो यहाँ पे लोगों से होती है एक डेंजर मिस्टेक। वो मिस्टेक ये है कि क्योंकि हमने कल की क्लास में वॉल्यूम को 1 लीटर अज्यूम किया था, तो कई लोगों के अंदर ना ये अंदर से गुड़गुड़ाहट होती है कि जो आपको मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है उस मोलर कंसंट्रेशन को वो इक्वल टू मोल्स ले लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज उनके दिमाग में फीड थी। तो मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल्स तभी लेना व्हेन वॉल्यूम इज नॉट गिवन। ठीक है, एंड आपने वॉल्यूम को कितना लीटर अज्यूम किया है, आपने उसको 1 लीटर अज्यूम किया एंड इट हैज बीन अज्यूम्ड 1 लीटर, तभी ये चीज वैलिड है। बट यहाँ पे आपको वॉल्यूम साफ साफ अक्षर में कितना दिया हुआ है, 3 लीटर, तो आप उसको अज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ से x मिल गया। ठीक है, अगर x मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे मुझे क्या क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे वैल्यूज पता चल जाएंगी। यानी कि t इक्वल टू इक्विलिब्रियम में आपके पास Ab2 के कितने मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम हमारे पास मोल्स ऑफ Ab2 कितने हैं, 2x यानी कि 1.2। मोल्स ऑफ A2 कितने हैं, 1 माइनस एक्स यानी कि 0.4 मोल्स A2 के हैं। मोल्स ऑफ B2 कितने हैं, 2 माइनस 2x यानी कि वो कितना है, 2x यानी कि आपका 1.2 और 2 माइनस 1.2 यानी कि 0.8। तो इक्विलिब्रियम पे हमको सबके मोल्स मिल गए। अब मोल्स मिल गए तो Kp Kc जो निकालना निकालो, P तो दिया नहीं बट P के टर्म्स में आ सकता था। लेकिन अब आगे देखो सवाल उसने तुमसे क्या पूछ लिया, Ab2 के मोल्स वो और ऐड करना चाहता है सो दैट कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A2 बाय 10%। Ab2 के आखिर इतने में कितने मोल्स डालूं ताकि A2 की अभी फिलहाल जितनी कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन 10% से इंक्रीज हो जाए। तो पहले जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आती है वो ये निकाल लेंगे कि राइट नाउ आप लोगों के पास A2 की कंसंट्रेशन है कितनी, A2 की कंसंट्रेशन पहले है कितनी ये तो बताओ, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है। ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन A2 की है पहले वो सोचते हैं। तो A2 की कंसंट्रेशन 0.4 डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे एक और लोगों से गलती होगी, A2 के पास क्योंकि 1 लीटर का वॉल्यूम दिया तो वो उठा के लिख देंगे 1 लीटर। पगले समान 1 लीटर से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि हम जिस वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं वो इक्विलिब्रियम वाला वॉल्यूम होता है। अब इक्विलिब्रियम पे तो दोनों चीजें आपस में मिक्स हो गई, और मिक्स होने के बाद तो वाली चीज को आपको 3 लीटर ही लेकर चलना है। तो 0.4 डिवाइड बाई 3 ये जो भी है तुम्हारा आ गया। अच्छा, तो ये हमको पता चल गया कि हमारे पास अभी फिलहाल A2 की इतनी कंसंट्रेशन है। अब इस कंसंट्रेशन से हम 10% उसकी कंसंट्रेशन और इंक्रीज करवाना चाहते हैं। तो 10% यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 10/100। ठीक है, ऑफ कितना आपका 4/30। तो ये 0 0 काट दो, तो बेसिकली आपके पास आ गया 4/300 ये आ गया। ठीक है, अब यानी कि यू वांट, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि A2 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 4/30 प्लस 4/300 ये हो जाए।
10% इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन +4 यानी कि 44 डिवाइड बाय 300। ये कंसंट्रेशन हम चाहते हैं किसकी, A2 की। ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए, मुझे AB2 के मोल्स ऐड करने हैं। AB2 को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, और क्वांटिटी में मुझे AB2 क्या करनी है, ऐड करनी है। तो अब कैसे क्या, अब गाड़ी अटक गई। तो ये तो कंसंट्रेशन है, चलो ठीक है। अब अगेन कंसंट्रेशन होती क्या है, आपका मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बराबर। तो कंसंट्रेशन 44/300 हो जाएगी, यहाँ हम चाहते हैं। इसके लिए हमें मोल्स मिल जाएंगे A2 के, कि A2 के कितने मोल्स होने चाहिए। वॉल्यूम तो अभी भी देखो 300 ही है, मतलब 3 लीटर ही है, सॉरी। तो ये 3 1 ये 300 ज़ा, तो यहाँ से मोल्स ऑफ A2 जो हम चाहते हैं, ठीक है, कि 10% से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए मोल्स कितने आएंगे, 0.44। आई डोंट थिंक किसी को इसमें इतना डाउट होना चाहिए। मैंने 0.44 तक मैं कैसे पहुंची, ठीक है, 0.44 तक मैं कैसे पहुंची हूँ। अब मैं तुम्हें अगेन एक चीज़ बताती हूँ, अगर तुम सोल्यूशंस को गूगल आउट करोगे ना, तो तुम्हें मैक्सिमम वेबसाइट्स पे सोल्यूशन मिल जाएंगे। उसमें होता कैसा है, चीज़ें आपको यहाँ तक तो देखो दे दी होती हैं, उसके बाद यहाँ के बाद वो स्टेप डायरेक्ट यहाँ पे स्किप करके यहाँ पहुँच जाते हैं। ये बीच की कहानी आपको नहीं पता होती। तो यही काम है मेरा, ये बीच की कहानी तुम्हें समझाने का। लेकिन ये बीच की कहानी मुझे भी किसी ने नहीं समझाई है, सादी गणित है। इवन हर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले का तरीका अलग होता है। तुम किसी दूसरे टीचर से सीखोगे तो हो सकता है कि उसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग हो, बट मेरा तो देखो, मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स चल रही है अभी तक। क्वेश्चन में बोला है कि A2 की कंसंट्रेशन 10% से इंक्रीज करनी है, तो पहले 10% होता कितना है, ये पहले A2 अभी है कितना, उसका 10% कितना होगा, और 10% इंक्रीज करने के बाद कितना होगा, पहले ये निकाल लिया। और अब मैं वहां पे उसके उस 10% पे A2 के मोल्स कितने हैं या कितना हम चाहते हैं वो हमने निकाल लिया। तो यानी कि अगर मैं फिर से रिएक्शन की बात करूं तो A2 + 2B2 और यहाँ पे आ जाना है आपका 2 टाइम्स ऑफ AB2, यानी कि नाउ, या फिर कह सकते हो वांट, जो हम चाहते हैं वो हम ये चाहते हैं कि काश हमारा A2 0.44 हो जाए। तो ऑब्वियसली B2 तो उसका डबल ही होगा जैसे स्टार्टिंग में था, तो B2 उस वक्त क्या होगा, 0.88 होगा। तो ऐसे में AB2 कितना होगा, ये अब आपका डाउट है। अब ऐसे में AB2 कितना होगा, अब बताओ ये कैसे निकालेंगे, AB2 को अब कैसे निकालोगे, सबसे बड़ा समस्या। तो अब यहाँ पे AB2 को निकालना ही हमारा सबसे बड़ा एम है। तो अब AB2 कितना ऐड करोगे, कैसे आपको पता है, आई डोंट थिंक कि मुझे पता है। तो AB2 तो पहले से भी कुछ ना कुछ अमाउंट में मौजूद तो होगा ही होगा। कितना था AB2, पहले हमने निकाल लिए थे 1.2। अब उस 1.2 में तुम कितना ऐड करोगे, 1.2 में कितना ऐड करोगे, लेट्स से K ऐड करोगे, ठीक है, K मोल्स एडेड, मुझे नहीं पता कितना ऐड करेंगे, बट K मोल्स ऐड करेंगे। अब वो K कैलकुलेट कैसे करोगे, कितने मोल्स ऐड किए AB2 के। तो अब क्वेश्चन में फिर जाओ, देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या, आ जाओ पीछे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ भी नहीं दी। अब क्या करें, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें एक चीज़ अच्छे से पता है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन का एक काम करो, आप KC निकाल लो। देखो बहुत लंबे लंबे सवाल हैं, लेकिन लंबे लंबे सवाल तो मेरे को सिखा रहे हैं, ठीक है। आप इस रिएक्शन का KC निकाल लो। क्यों, क्योंकि KC ओल्ड और KC न्यू ये रहेगा तो सेम ही ना। KC ओल्ड या फिर KC छोड़ो, KN निकाल लेते हैं, बेस्ट है, KN निकाल लेते हैं, वॉल्यूम का झंझट ही हटा देते हैं, KN निकाल लेते हैं, ठीक है। आपका KN ओल्ड वाला, ठीक है, और KN न्यू वाला ये रहेंगे तो आपके ही सेम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बराबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा ठीक है, तो अब आगे फिर गाड़ी बढ़ाओ। KN ओल्ड रिएक्शन के अनुसार कितना हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर, बराबर है, ठीक है, अपॉन में A2, तो A2 कितना था वहाँ पे 1, B2 कितना था 2 के ऊपर में भी स्क्वायर। KN न्यू कितना है 1.2 + K और उसके ऊपर स्क्वायर, ये कितना है 0.44 और ये कितना है 0.88 और ये उसका स्क्वायर, बराबर।
अच्छा, अब यहाँ पे कितना आ जाना है, ये 1.2 का स्क्वायर यानी कि 144 और 10 की पावर में -2, ये आ गई कैलकुलेशन। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू में ये 1.2 प्लस के का होल स्क्वायर। अभी फिलहाल मैं सिंप्लीफाई नहीं करती हूँ, उसको रहने देते हैं, हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ हो हमारे लिए। तो ये हो जाएगा 44 अपॉन में 100 इंटू में 88 इंटू 88 अपॉन में ये आपका 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशंस करते हैं, देखो क्या मिलता है। 4 1 ज़ा 4 11 ज़ा, ये तो गया, तो ये हो गया आपका 144 इंटू में 11 इंटू में 88 इंटू में 88 इंटू में 10 की पावर -2 इक्वल टू में 1.2 प्लस के का होल स्क्वायर, और ये 4 और ये 2 6, 10 की पावर 6 ऊपर आ जाएगा। इस 10 की पावर 6 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे तो ये ऊपर जाके 10 की पावर -6 हो जाएगा, यानी कि राइट साइड में क्रिएट होगा 10 की पावर -8, ठीक है। देख लेना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो गई हो मुझसे। अब सिंप्लीफाई तो देखो करना ही पड़ेगा इस चीज़ को, बट थोड़ा बेटर होता कि अगर इसको मैं बिना सिंप्लीफाई किए ले जाती। कर सकते हैं, देखो बिना उसको स्क्वायर रूट किए। 144 इंटू 11 इंटू 88 को 11 इंटू 8, 88 को 11 इंटू 8 और ये 10 की पावर -8 है। हो जाएगा ये 1.2 प्लस के का होल स्क्वायर। तो देखो अब तुम ना स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट ले लोगे बोथ साइड, तो 144 का 12 हो जाएगा। ये 2 11 है, इन 2 11 की जगह 1 11, 2 बार 8 है, तो इसकी जगह आपका क्या हो गया, 1 8 हो गया। 1 11 बच गया है तो वो √11 आ जाएगा। 10 की पावर -8 का 10 की पावर -4 हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा 1.2 प्लस के। समझ में आ रही है कैलकुलेशंस कैसी हुई हैं? सादा है, बचपन में किया होगा हेरॉन्स फॉर्मूला, जब चैप्टर आपने बचपन में सीखा होगा स्क्वायर रूट लेना। अब कई गधे लोग क्या करेंगे, 144 इंटू 11 इंटू 88 इंटू 88 करेंगे और बोलेंगे अरे यार कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, जान दो छोड़ो। तो वो वाला काम मत करना। 12 इंटू 8 96 और 96 मल्टीप्लाई बाय 11, ये वाली चीज़ आ जाएगी आपके पास 1056 और यहाँ पे √11 और इंटू में 10 की पावर -4 इक्वल टू 1.2 प्लस के। अब देखो √11 का क्या करना है, तो √9 इतना तो मैं जानती हूँ कि 3 होता है, तो √11 ज़रूर 3 पॉइंट के आसपास की कोई क्वांटिटी रही होगी। तुम चाहो तो इस चीज़ को पूरा अपना जो बचपन में तुमने लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था उस लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। अदरवाइज देखो मैं तो उसको अज्यूम करती हूँ कि 3.29 के आसपास की कुछ क्वांटिटी रही होगी, 3.3 अज्यूम कर लेती हूँ। तो 1056 इंटू में 3.3 ये मैंने अज्यूम किया, इंटू में 10 की पावर -4 1.2 प्लस के, तो ये हो जाएगा 1056 मल्टीप्लाई बाय 3.3, दैट वुड बी 348, ठीक है, 4.8 इंटू में 10 की पावर -4 और ये वाली क्वांटिटी -1.2 इक्वल टू के। ये आपके पास आ जाना है। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद। तो अब तुम सॉल्व कर लो, यहाँ से जो भी आंसर आता है तो के वहाँ से आपको मिल जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपने कितने मोल्स ऐड किए। तो इस पूरे क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है? इस पूरे क्वेश्चन से एक सीख मिलती है कि वॉल्यूम 3 लीटर करना ना भूले, ठीक है। अच्छा, दूसरी सीख हमें इस क्वेश्चन से क्या मिलती है, अगर 1 के मोल्स दिए नहीं है तो रोए मत। अच्छा, तीसरी सीख हमें क्या मिलती है कि ये तो आपको वैसे आना ही चाहिए, इसमें तो सिखाने लायक कुछ है नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये गलती मिस्टेक रिपीट ना करें, ये चौथी चीज़। और चौथी चीज़ के बाद 10% ऑफ A2 वगैरह कैसे क्या निकालते हैं, तो सारी कैलकुलेशंस है। और के मोल्स कितने ऐड किए, ये सब इस तरीके से। फिर KC या KN या KP जो भी कंसेप्ट आप लगा रहे हो उस कंसेप्ट को वहाँ पे यूज़ कर लेना। ये मिलता है हमको इतना सारा प्रवचन। अब उसके बाद ये क्वेश्चन इतने लंबे हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए मेंस के पेपर में तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ और सॉल्व होगा, यही आधा घंटा खा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी आते नहीं है सॉल्व करने के लिए, लेकिन हाँ कंसेप्ट पता होना जरूरी है, क्योंकि किस कंसेप्ट से छोटा सा 2 मार्क क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, 2 मार्क तो नहीं 4 मार्क क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट में आओ, आपको 2 ATM का प्रेशर दिया है, 300 केल्विन का टेम्परेचर दिया है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के पास BR2 F2 और BR F3 दिया है। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ ईच गैस आफ्टर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम हैज बीन इंक्रीज टू 3 ATM। अरे ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने इसके जैसा तो अभी कुछ दिनों पहले ही किया
कि जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से कुछ फर्क पड़ेगा या प्रेशर को डिक्रीज करने से कोई फर्क पड़ेगा? याद आ रहा है क्या फर्क पड़ता है प्रेशर को इंक्रीज करने से या प्रेशर को डिक्रीज करने से? अभी कुछ दिन पहले ही क्या है, इवन जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की थी उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि अगर बताओ कि अब आप लोगों का टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का इतना है, तो बताइए अब आप लोगों के पहले वाले वर्सेस और अब के वाले वर्सेस में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो ये वाला पार्ट जो है तुम लोगों का होमवर्क पार्ट है, ठीक है। पीछे के क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना तो चीजें दिख जाएंगी। कुछ भी नया नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया है कि कैसे करना है, अगर प्रेशर चेंज हुआ तो किस तरीके से आप करोगे इसको, ठीक है। बस इस बात का ख्याल रखना कि कोई गड़बड़ी ना कर दो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर्स को मैं तुम्हें बता देती हूँ कितना है क्या है। बहुत ही गंदा है, बहुत ही बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, बाप रे। 3 atm प्रेशर अगर आपने इंक्रीज कर लिया 3 atm प्रेशर को, तो BR2 आपके पास रहेगा 0.2132। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क में। ये होगा 0.6396 और BRF3 होगा 0.5736। बाप रे, डिक्रीज करोगे इसकी कैलकुलेशन अलग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा BR2 के लिए 0.316, F2 के लिए 0.948 और BRF3 के लिए 0.368। अगर नहीं आए तो मैसेज कर देना, मैं इसको फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगी, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसके जैसा क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में किए। और भी तो न्यूमेरिकल्स थे, कहाँ चले गए? आज देखो इतना टाइम हो गया, मात्र 2 न्यूमेरिकल्स हुए। अच्छा, ये एक और है इसको देखते हैं। पहले तुम वाला क्वेश्चन करना, इसको बाद में करेंगे। जब वाला क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारे भेजे में तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलने लगेगा। चलो आ जाओ इसमें। यहाँ पे क्या बोला गया है, आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है। लेफ्ट में आपको 2 लोग दिख रहे हैं, राइट में भी आपको कितने लोग दिख रहे हैं? 2 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। अब केसी इस क्वेश्चन का ऑलरेडी तुम्हारे हाथों में दिया गया है, नो इश्यूज। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 एंड NO be placed in the 5 liter container to have a equilibrium concentration of N2O to be 0.005 मोलर। मतलब स्टार्टिंग में हाउ मेनी मोल्स ऑफ टू हैव एन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O, ठीक है। अगर आप N2O की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इतनी चाहते हो तो क्या करोगे? ठीक है, पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। NO2 प्लस NO आपको बना के दे रहा है N2O प्लस O2। हमें सबसे पहले इनिशियल मोल्स लेने थे। अच्छा, ले लेंगे। तो ये कितना है? लेट्स से यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, पहले वो चेक कर लो। हाँ, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। तो इसके मान लेते हैं A मोल्स। इसके अभी मुझे नहीं पता इक्वल है कि नहीं है, तो इसको अगर तुम चाहो तो A ले सकते हो, बट B भी ले सकते हो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि A और B आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। 0 0 यहाँ पे A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, यहाँ पे X और यहाँ पे X, इतना तो पता है। अब ये रिएक्शन, ये जो है ये कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली है। वॉल्यूम 5 लीटर दिया है, 5 लीटर से अगर तुमने डिवाइड किया तो तुम्हें मिल जाएगी कंसंट्रेशन, है ना। तो ये हम लोगों ने डिवाइड 5 से कर दिया, तो ये कंसंट्रेशन। अब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन दिया है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन N2O की कितनी है? 0.05, यानी कि ये वाली चीज आपको इक्वल टू 0.05 दी हुई है। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.05 और 5 यानी कि 0.25। ये x की वैल्यू यहाँ से निकल कर हम लोगों ने निकाली, जहाँ पे x का अर्थ होता क्या है? x का मतलब ये है कि आपके पास इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स गए, ठीक है, आपने कितने मोल्स को हटाया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? केसी इस क्वेश्चन का दिया हुआ है, ठीक है। तो केसी के लिए आपको A पता होना चाहिए और आपको B पता होना चाहिए। अब A और B तो हमको पता नहीं है। हाँ, अब यहाँ गड़बड़ हो गई है। अब कैसे करोगे इसको?
इन दोनों की कहीं है तो ये दोनों तो 0.005 है, तो प्रोडक्ट साइड तो हमें पूर्णतः दी हुई है। रिएक्टेंट में हमको दिक्कत आएगी ना, रिएक्टेंट में ना तो हमें NO2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता है, ना तो हमें NO के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम यही मान के चलते हैं कि दोनों का A है, ठीक है। अब A मैं वहाँ पे क्यों अज्यूम कर रही हूँ, जैसे हमने नीचे अज्यूम किया था कि N2 और H2 1:3 के रेशियो में रिएक्ट करें, तो ऑब्वियसली ये लोग भी 1 और 1 के रेशियो में, तो एक को A तो दूसरा उसका 1A हो गया, ठीक है। तो अब अगेन लेकिन दिक्कत है, हमें अब इनिशियल मोल्स भी तो नहीं पता। अब इनिशियल मोल्स का क्या करें, तो ऐसे में गाड़ी अटक जाती है, लोग सवाल छोड़ देते हैं। छोड़ो मत, एक काम करो, इस A-x/5 को एक वेरिएबल अज्यूम कर लो y, A-x/5 को एक वेरिएबल अज्यूम कर लो y। अब इस रिएक्शन का तुम KC लिखो। KC क्या होगा इस रिएक्शन का, प्रोडक्ट यानी कि x² अपॉन में 25 अपॉन में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या आएगा y² अपॉन में 25, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि मैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो मैं समझ में आ रहा है। ये कट गया। KC आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कुछ ना कुछ, कितना 0.914, ओके 0.914 x², x की वैल्यू कितनी थी 0.25, 0.25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, और ये आ जाएगा 0.625, अच्छा 0.0625 ये अपॉन में y², ये आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को जो चीज़ निकालनी है वो इस y² की वैल्यू, ठीक है, देख लेते हैं निकाल पाते हैं क्या। तो y² आ जाएगा 625 अपॉन में 10⁻⁻⁴ इनटू में, अच्छा ये डिवाइड में 0.914 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 914, एक मिनट 625 इंटू 10⁻⁻⁴, यहाँ पे आ जाएगा 914 इंटू 10⁻⁻3, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं 625 डिवाइड बाय 914 आखिर आता कितना है। 625 डिवाइड बाय 4 0.68 आता है, ठीक है, देख लेंगे बाद में 0.68, और ये आ जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं ऐसा लिख देती हूँ, 6.8 इंटू 10⁻⁻2 कर देते हैं इसको, ये y² है ना। अच्छा, और यहाँ से y निकालना है अभी, तो √6.8 और ये हो गया 10⁻⁻1। समझ रहे हो, मैंने इसको 10⁻⁻2 क्यों किया था, ताकि स्क्वायर रूट लेते वक्त मुझे यहाँ पे इसकी जस्ट पावर हाफ करनी पड़ जाए। अब 6.8 का स्क्वायर रूट ले लो, वही तुम्हारी लॉन्ग डिवीजन वाली मेथड, 6.8 0 0 0, ये इस तरीके से पेयर, तो ये 2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 8 0, यहाँ पे पॉइंट, ये 4 4 44 इंटू 4 4 16 176, नहीं 4 5 5 5 5 25 4 5 20 2 25, हाँ ये काफ़ी हद तक जच रहा है। 46 6 6 6 36 4 4 24 276, ये भी जच रहा है 2.6 के आसपास, ठीक है। ज़्यादा अब उसको ही मेहनत मत करना पगले समान कि 1-2 डेसिमल और निकाल रहे हैं गधे जैसे। और अगर किसी को ये बात ही समझ में नहीं आई है कि मैंने क्या किया है, तो सीधा लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने उसका स्क्वायर रूट निकाला है, तो 2.6 आया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0.26, 10⁻⁻1 को इंक्लूड करके। y निकाल के मेरा क्या फ़ायदा हुआ, y मैंने लिया किसको था, A-x/5, एक मिनट, A-x/5 को मैंने y लिया था, y। अब कई लोग इससे a निकालेंगे, अरे a निकाल के क्या करोगे, पहले तो क्वेश्चन में पढ़ लो कि ढूंढना क्या है। क्वेश्चन में ये पूछना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 एंड NOB प्लेज, हाँ निकालना पड़ेगा यार। तो A-x/5, a मुझको नहीं पता, x इस क्वेश्चन का आया था 0.25 अपॉन में 5, y इस क्वेश्चन का आ गया है 0.26, ठीक है। अब यहाँ पे 0.26 जो भी तुमने निकाला है मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो 1.3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 1.3 प्लस 0.25 बराबर है, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे a की वैल्यू आ गई 1.55, मतलब इनिशियली आपके पास
जो मोल्स थे आपने जो NO2 वगैरह वगैरह के लिए थे वो कुछ इस प्रकार से लिए थे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई कैलकुलेशन एरर हुई है। देखो मैंने कंसेप्ट तो बता दिया है, अगर कैलकुलेशन एरर कहीं पे भी हुई है जो कि पॉसिबल है होना, तो उसको एक बार देख लेना। x की वैल्यू 0.25, एक मिनट, ये x की वैल्यू 0.25 कैसे आई? अच्छा, y तो मोल्स है ना, y तो मेरे मोल्स हैं। नहीं, एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। डिवाइड में हम कंसंट्रेशन लेते हैं ना। अरे यार देखो गलती ये हुई है, मैंने a माइनस एक्स को y लिया है, a माइनस एक्स को मैंने y लिया है, तो यहाँ से y की वैल्यू मैंने 0.26 निकाली, ये यहीं पे गड़बड़ हो गई। a माइनस एक्स की वैल्यू y है, तो a माइनस एक्स, x यानी कि कितना आपका 0.25, y यानी कि 0.26, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 और वो 26 यानी कि 0.51, ये आएगी a की वैल्यू। हाँ अब बराबर है, ठीक है। ध्यान देना, इस तरीके की छोटी छोटी एरर जैसे मेरे से हो रही हो तुमसे नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में पूछे जाने लायक क्वेश्चन में से है, क्योंकि इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे a और b लेके मत फंस जाना, पहला एक पॉइंट। और दूसरा, अगर इस टाइप से अगर दो वेरिएबल में आकर अटक जाओ तो उन दो वेरिएबल को एक कोई सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। और स्क्वायर रूट वगैरह निकालना तो देखो तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल्स है, उसमें तो कोई कुछ कमेंट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो मुझसे एरर हुई थी वो एरर तुम रिपीट मत करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख के फिर अभी इस चीज को ओवर करेंगे। ये एक ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जो आपने बचपन में भी पढ़ी है। इथाइल अल्कोहल आपको दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं। तो इथाइल अल्कोहल इज C2H5OH, एसिटिक एसिड इज CH3COOH। इन्होंने रिएक्ट किया इक्विलिब्रियम पर पे, ऑब्वियसली क्या बनेगा, एस्टर बनेगा और आपका वाटर बनेगा। तो CH3COO C2H5 प्लस H2O। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल के भी आपके पास 0.1 मोल थे और एसिटिक एसिड के भी 0.1 मोल थे। तो उस कब एट t=0 पे, तो उस वक्त इसके तो 0 रहे होंगे, है ना। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी H2O प्रोडक्ट साइड में आता है तो उसे Kc में हम लिखते हैं, ये गलती मत करना, लोग H2O को इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। ये पहली मिस्टेक होगी, अगर इस क्वेश्चन में किसी से मिस्टेक होगी तो ये होगा मिस्टेक पॉइंट यहाँ पर। चलो आगे बढ़ो। अभी द एसिड वॉज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज, अच्छा वो सब बकवास बाद में, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो सब चीजें हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे तो इक्विलिब्रियम पे कुछ माइनस होगा, तो लेट से 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, ये एक्स बनेगा, ये एक्स बनेगा, ठीक है। केसी फाइंड करना है, केसी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो केसी के एक्सप्रेशन के लिए इसको डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम दिया है क्या? वॉल्यूम तो नहीं दिया। अब वॉल्यूम के लिए क्या खोज खबर, वॉल्यूम तो पता ही नहीं है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम पता भी होता तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि डेल्टा Ng इस क्वेश्चन का 0 है। तो अगर डेल्टा Ng इस क्वेश्चन का 0 है, इसका मतलब रिएक्शन वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। तुम लगे तो एक्सप्रेशन लिख के देख लो, वॉल्यूम आखिर पूरा ही कट जाएगा। देखो प्रोडक्ट में डिवाइड में V² क्रिएट होगा और रिएक्टेंट के भी डिवाइड में V² क्रिएट होगा, तो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का जो Kc है, ठीक है, इस रिएक्शन का जो Kc है वो होगा x² अपॉन में 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट x। अब x के लिए देखो क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में
द एसिड वॉज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज बाय 60 ml और 1 मोलर ऑफ BaOH होल ट्वाइस 2। ठीक है, अच्छा बात ऐसी है कि इस क्वेश्चन में ये जो एसिड की बात कर रहा है, ये एसिड स्टार्टिंग में रिएक्शन की स्टार्टिंग में एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया। ये क्या लिया गया? एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया। उस एक्सेस क्वांटिटी के एसिड में से कुछ एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बना लिया, लेकिन कुछ एसिड बच गया। तो जो लेफ्ट आउट एसिड है, ठीक है, लेफ्ट आउट एसिड जो था वो लेफ्ट आउट एसिड रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? BaOH होल ट्वाइस 2 के साथ। एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब वो ये कह रहा है कि जब आपने उसको BaOH होल ट्वाइस 2 के साथ रिएक्ट कराया तो वो BaOH होल ट्वाइस 2 की मोलैरिटी 1 मोलर दी थी। कितनी दी हुई है उसकी मोलैरिटी? 1 मोलर। अभी आगे रेडॉक्स में आप एक कंसेप्ट सीखोगे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए N1V1 यानी कि NaVa इक्वल टू NbVb। ठीक है, एसिड बेस न्यूट्रलाइज। अच्छा, नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी ऑफ A इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ A इंटू वॉल्यूम ऑफ A, और यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ A इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ B इंटू वॉल्यूम ऑफ B, यहाँ पे B आएगा। अच्छा, एसिड की मोलैरिटी क्या ये तुमको दी हुई है? क्या ये दी हुई है? नहीं दी। अच्छा ठीक है, वो भी नहीं दी। अब आगे दिया क्या है फिर? 1 मोलर BaOH होल ट्वाइस 2 को 60 ml ये दिया है, यानी कि मोलैरिटी 1, BaOH होल ट्वाइस 2 का वैलेंसी फैक्टर 2 और वॉल्यूम उसका 60 यानी कि 120। अच्छा, वॉल्यूम अगर ml में है, ये जो पूरी क्वांटिटी होती है ना, इस पूरी क्वांटिटी को या फिर इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं आपका मोल्स या फिर मिली मोल। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आप इस क्वांटिटी को कहोगे मोल, अगर वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है तो इस क्वांटिटी को आप कहोगे मिली मोल। ठीक है, बराबर, इसे क्या कहोगे आप? मिली मोल। तो आपके पास ये क्या है? एसिड्स के, एसिड के क्या मिल गए आपको? मिली मोल मिल गए। एसिड के आपको क्या मिल गए? मिली मोल मिल गए। मतलब आपका जो एसिड है, ठीक है, वो जो आपका जो एसिड है उस एसिड के 120 मिलीमोल्स क्या हुए हैं? रिएक्ट हुए हैं। एसिड के 120 मिलीमोल्स आपके रिएक्ट हुए, किसके साथ? BaOH होल ट्वाइस 2 के साथ। ये इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब आगे अब क्या करें? 120 मिलीमोल्स, रुको रुको रुको, अब सोचने देते हैं। हाँ, अच्छा, इनिशियल मोल्स आपको इतने दिए थे। अच्छा, तो अब देखो, इतने मोल्स आपके रिएक्ट किए, मिली मोल्स। ठीक है, ये आपके मिली मोल्स हैं। तो पहले तो देखो यार, मिली मोल में मैं तो काफ़ी खुद को अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो पहले सबसे पहले हम ये वाला काम करते हैं आपका कि जो भी मिली मोल्स आपके पास आए हैं उस मिली मोल्स को फटाफट कन्वर्ट कर लो, किस में? आपके मोल्स में। ठीक है, इससे पहले भी हमने आई थिंक ये काम किया है। तो मोल्स ऑफ एसिड कितना हो जाएगा? 120 मिली मोल से आपके पास 1 मिली मोल आपके 10 की पावर -3 यानी कि 120 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -2 मोल्स एसिड्स के हैं। अब देखो, एसिड का वो मोल रिएक्ट कर रहा है जो आप लोगों का क्या था? बच गया था, लेफ्ट आउट CH3COOH, जो इक्विलिब्रियम पे बच गया था। इक्विलिब्रियम पे कितना एसिड बच गया था? 0.1x, 0.1 माइनस x आपका बच गया था। वो बचा हुआ आपका क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। क्या ये बात डिवीजन में गई? तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जाऊँ तो आपके पास x की वैल्यू सीधा सीधा उठकर यहाँ पे आ गई फटाक से, कितनी? 0.22। तो x आपको पता चल गया, यही तो आप चाहते थे। अब x पता चल गया है तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कैसे? x कितना आया? 0.22।
एक्स आ गया 0.22, तो ये आ गया 0.22, ये आ गया 0.22। अच्छा क्या ज़रूरत क्या, यहाँ पुट कर दो, तो के सी कितना हो जाएगा, 0.22 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर अपॉन में 0.1 माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर, तो 0.1 माइनस एक्स यानी कि 0.22। ठीक है, एक मिनट। ये तो हमको पहले से पता है, 0.1 माइनस एक्स 0.12 के बराबर होगा, तो ये 0.12 का होल स्क्वायर। बस अब कुछ भी नहीं करो, फटाफट डिवाइड करके उसका स्क्वायर निकाल दो। 22 डिवाइड बाई 12 तो आएगा 1.8 के आसपास, और 1.8 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो मान कर चलो कि अपन 18 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर 18 का स्क्वायर करोगे तो 324, तो 1.8 का स्क्वायर यानी कि 3.24। सो दिस कम्स आउट टू बी योर के सी। ये ऐसे, ठीक है, देख लेना एक बार थोड़ा सा, मे बी मेरे इसमें कहीं कैलकुलेशन एरर हुई हो, बट इस चीज़ से बस एक सीख मिलती है, वो ये कि आपको ये जब रिएक्शन वाला पार्ट आए तो कैसे टैकल करना है उसको। और उसके अलावा ये जो क्वांटिटी होती है ये मिलीमोल्स होती है, अगर वॉल्यूम ml में है तो फिर इसको मिलीमोल्स से हम लोगों ने मोल्स में किस प्रकार से कन्वर्ट किया, और वो मोल्स किसके बराबर है, वो वाले एसिड का मोल्स है जो हमने स्टार्टिंग में लिया नहीं, जो इक्विलिब्रियम में बच गया। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम में बच गया, ये जो हम लिखते हैं 0.1 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या होता है, जो बच गया, तो बचा हुआ ही तो आपके BaOH होल ट्वाइस 2 के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये वाले ने रिएक्ट किया, और ये वाला कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ रहा है 120, तो देयरफॉर हमने उन दोनों को आपस में इक्वेट किया, वहां से हमारे पास क्या निकल गया। अच्छा एक मिनट रुको, एक्स की वैल्यू भी मैंने गड़बड़ निकाल दी है। अब भी श्रेयन का या रोनित का किसी का मैसेज आता है कि मैडम यहाँ कैलकुलेशन एरर हुई है। देखो आज बहुत एरर हो रही है। x इक्वल टू 0.1 माइनस 0.12 आ रहा है, तो यहाँ तो x की वैल्यू ही नेगेटिव में आ रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है x की वैल्यू नेगेटिव में आना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्वेश्चन एडिट किया है एक्चुअली, 2 मिनट मुझे चेक कर लेने दो। ये क्वेश्चन मैंने एडिट किया था, यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी मेरी एडिट की हुई है, तो ये मैं एडिट करना भूल गई। क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है 0.3, और ये वाला दिया हुआ है, एक मिनट, 0.3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये दिया है 0.3 और ये दिया है आपका 0.5। हे राम, तो ये 0.5 माइनस एक्स 0.3 माइनस एक्स, तो ये जो निकल के आया इसको आप ये इक्वेट नहीं कर सकते। 0.3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.12, तो यहाँ से 0.30 माइनस 0.12 इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0 पॉइंट कितनी आपके पास 18, ये सही है। ठीक है, ये आपका सही है। कैसे पता चला मुझको ये गलत हो रहा था मेरी x की वैल्यू निगेटिव आई थी, x कभी निगेटिव नहीं हो सकता, x आ गया यानी कि ये वाली क्वांटिटी 0.18 है, ये वाली क्वांटिटी 0.18 है, इस केसी को फेंक दो उठा करके। 0.3 माइनस एक्स यानी कि ये वाली क्वांटिटी अब आपके पास कितनी है 0.12, और 0.5 में से आपने x गया यानी कि 20 और 30, 0.32, ये आपके पास 0.32 है। बाप रे, अब इसको केसी निकालने के लिए क्या आएगा 0.18 का स्क्वायर, और यहाँ नीचे आएगा 0.12, और 0.5 में से माइनस एक्स कर दोगे तो वो चीज़ हो जाएगी आपके पास 0.32, ये आएगा आपका केसी। अब कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एरर की है उन एरर से, कैलकुलेशन एरर से कुछ सीख लेना, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर इस चीज़ को अभी ओवर करते हैं,
कल हम लोग इसी टाइप के और न्यूमेरिकल्स करेंगे और सीखेंगे और ढेर सारी चीज़ें। तो पहले कुछ कुछ पॉइंट्स एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल से क्या सीखा है, इस तरीके की रिएक्शन वाली जो चीज़ आती है, उस रिएक्शन वाली चीज़ का आपको करना क्या है, NaVa इक्वल टू NbVb, वहाँ से अगर वॉल्यूम ml में लिया है ये वाला तो मिलीमोल आया होगा, बट ऊपर जो हम अज्यूम करते हैं ये सब हम मोल्स अज्यूम करते हैं, इसीलिए मिलीमोल को मोल में मैंने तुरंत कन्वर्ट किया। दो चीज़ सीख ली। तीसरी चीज़ ये सीखी कि वो मोल्स आने के बाद उसका क्या अचार डालें, वो मोल्स किसके बराबर होंगे, ये इक्विलिब्रियम पे जो माइनस करके लिखा जाता है इसके बराबर। क्यों? क्योंकि पहले अल्कोहल और एसिड रिएक्ट किया और उनके रिएक्ट करने के बाद जो एसिड बचा उसको हमने BaOH होल टू H2 के साथ न्यूट्रलाइज किया, तो बचा हुआ एसिड ही तो रिएक्ट करेगा ना, तो बचा हुआ एसिड इज नथिंग बट 0.3x माइनस एक्स। इस चीज़ को गलत मत कर देना, फिर एक बार अगर x आ गया तो रेस्ट तो आपको आता ही है। इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि स्टार्टिंग में 1:1 वाला ही रेशियो लेके चलो। अगर कुछ रेशियो आपको अगर दिया होता कि 1:5 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं तो हम A और 5A लेते, बट नहीं दिया है तो स्टोक्योमेट्री के हिसाब से चलना है। अगर दो वेरिएबल में आके फंस जाओ तो उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, और बाकी तो फिर कैलकुलेशंस है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बाद में करने के लिए रखा गया है। अच्छा, यहाँ पे N2 और H2 में हम लोगों को ये याद रखना है कि मोलर रेशियो हमेशा सेम रहेगा। मोल फ्रैक्शन ये तो पता ही होगा हर इंसान को, ठीक है। और उसके बाद रिएक्टेंट में ही मैंने क्यों कन्वर्ट किया, रीज़न क्योंकि मुझे रिएक्टेंट का मोलर रेशियो पता ना, प्रोडक्ट का तो पता नहीं है इसलिए, ठीक है। और फिर वहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पूरे मेरे पास इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन आ गए, और मोल फ्रैक्शन आने के बाद उनका हम लोगों ने वहाँ से P0 निकाल लिया। फिर तो उस क्वेश्चन में तुमसे Kp पूछे, Kc पूछे, जो पूछे तुम कर लोगे। इसमें एक चीज़ सीखी कि वॉल्यूम को ऐड कर लेना, फाइनल वॉल्यूम को ना तो 1 रखना ना तो 2 रखना, उसको 3 रखना। और कई लोगों से गलती हो जाती है यहाँ पे एक और पॉइंट पर, वो ये कि जब वो ये अच्छा ये वाली मिस्टेक ये तो लिख के भी दी हुई है, ये मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे डिवाइड बाय 3 की जगह वो डिवाइड बाय 1 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि A2 का तो 1 लीटर वॉल्यूम दिया। अरे जब वो बीच में स्टॉप कॉक लगा था ना तब उस A2 अलग थी और तब B2 अलग थी, तब उनके वॉल्यूम भी अलग थे। अब तो पूरा मिक्स हो गया, वो गैस फैल गई हर डायरेक्शन में, तो अब तो वॉल्यूम कंप्लीट 3 लीटर है। ये दूसरी गड़बड़। और उसके बाद तो देखो फिर क्वेश्चन में जो जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको अपना चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने कल को ये क्वेश्चन तुम्हें 10% इंक्रीज के साथ कराया, कल को वो बोल देता 0.009% डिक्रीज करना है, तो वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कैसे भी वेरी हो सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है और कुछ नहीं। तो कल हम लोग अगेन 5 या 6 सवाल फिर से सॉल्व करेंगे, और कल हम लोगों का एक और टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट विल बी ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। ली चार्टेलियर प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कल जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी ना वो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल की होगी, ये वाले नहीं होंगे, ठीक है। कल वो टॉपिक भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी उसी के ही प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद फिर 2 टॉपिक बचते हैं। एक बचता है थर्मोडायनेमिक एक्सपेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम को आप थर्मोडायनेमिक्स के साथ कैसे इक्वेट करोगे, कैसे रिलेट करोगे, और दूसरा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। फिर हम लोग कम से कम थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हें आज एक 25 सवाल की मैं शीट बनाकर दूंगी, उस शीट को तुम्हें सॉल्व करना है। जैसे आज का दिन अगर मैं क्या है मंडे, तो मेरे हिसाब से वो शीट आपकी हो जानी चाहिए बाय थर्सडे। कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर स्किप करने पड़ेंगे क्योंकि अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, तो जो नहीं पढ़ा उसको स्किप कर देना, बट जो पढ़ा है उतना करके रखना। थर्सडे मतलब थर्सडे, और थर्सडे तक मैं आंसर की भी आज ही शेयर कर दूंगी, बाद के लिए नहीं, आंसर की और क्वेश्चन दोनों आपको मिल जाएंगे। जिस इंसान का जो जो डाउट हो रहा है वो थर्सडे तक बता देना, फिर फ्राइडे को हम लोग सारे आंसर की का डाउट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा टेस्ट का भी मैं बता देती हूँ, 1 मिनट रुको, डेट मैं बता देती हूँ, और मैं खुद भी, अच्छा डेट के एक दिन पहले मुझे बता देना, रिमाइंडर बता देना। 2 मिनट, डेट क्या है, अभी 28 नवंबर और ये दिसंबर, सैटरडे 6 दिसंबर, ठीक है। 6 दिसंबर को केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट दोगे, 6 दिसंबर को केमिकल इक्विलिब्रियम का MCQ वाला टेस्ट रहेगा, ये दोगे, ठीक है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम लोग आपके कुछ सवाल लेंगे, ठीक है। और उसमें इसमें स्कोर अच्छा करना, पूरे में से पूरा ही स्कोर करना। और
इसके अलावा बल्कि रुको 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 रुको, मैं टाइमिंग ही बता देती हूँ, रुको। इसको थर्सडे है, अभी आने वाला है संडे। संडे यानी कि कौन सा वाला दिन है वो हमारा, नवंबर मंथ। किधर है यार, तो कैलेंडर ही नहीं चलता मेरे से। दिसंबर, जनवरी, नवंबर, हाँ। तो लिख लो जरा, 28 नवंबर को तुम लोग ये जो टॉपिक है केपी केसी वगैरह वगैरह, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आने वाला संडे, इस पर टेस्ट दोगे केपी केसी वाले टॉपिक पर, ठीक है। अच्छा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ सवाल कितने रहेंगे वो भी मैं देख के बता देती हूँ। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ सवाल जो है वो 80 है, 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस का ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। तुमने सर के साथ तो दिया ही होगा, वो एमसीक्यू वाला तुरंत इवैल्यूएशन हो जाता है, बस वही वाला, ठीक है ना, और उसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपको टेस्ट देनी है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को तुम्हारा टॉपिक रहेगा जो आज वीडियो आया है, रिएक्शन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, और उसके अलावा डीओडी पर। अब इसमें सवाल कितने रहेंगे, 2 मिनट, वही 30-40 के आसपास रहेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट क्वांटिटी तो नहीं बता पाऊंगी इसकी, लेकिन हाँ 30-40 के आसपास रहेंगे। 30 क्वेश्चंस इसके रहेंगे। और उसके बाद हम लोग ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, क्योंकि अभी पढ़ने के हैं, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के ऊपर का जो टेस्ट है वो रखते हैं हम लोग 9 तारीख को, ठीक है, ठीक है, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर ली चार्टेलियर। आगे का शेड्यूल मैं तुमको बाद में बता दूंगी, ठीक है। चलो।